दोस्तों ये स्टोरी का 64 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। दृष्टि की आंखें और ज्यादा खुल गई। तभी दिव्यांश ने अपने हाथ का पकड़ा हुआ सामान स्टाइल में सोफे पर फेंका और पीछे पलट गया। वह अपना बैलेंस नहीं बना पाया और सीधा दृष्टि के ऊपर जा गिरा। दृष्टि पहले ही शॉक में थी। दिव्यांश के गिरने से वह अपने सेंस में वापस आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दृष्टि दिव्यांश दोनों ही फर्श पर गिर चुके थे। दृष्टि दिव्यांश के बिल्कुल नीचे दब गई थी। दिव्यांश ने दृष्टि को बचाने के लिए अपना एक हाथ दृष्टि के सिर के नीचे रख लिया, जिस वजह से दिव्यांश के हाथ पर चोट लगी, लेकिन दृष्टि के सिर में नहीं। दृष्टि हैरानी से दिव्यांश को देखने लगी। पहले तो वह दिव्यांश को अपनी आंखों में समाने की कोशिश कर रही थी। आखिर उसने अपने मिस्टर रघुवंशी को पहली बार जो देखा था। दृष्टि के इमोशन दृष्टि के गुस्से पर हावी हो रहे थे। उसने अपना एक हाथ उठाया और उसे कांपते हुए हाथ से दिव्यांश के गालों को छुआ और फिर धीरे से कहा, मिस्टर रघुवंशी। दिव्यांश भी दृष्टि को ही देख रहा था। आखिर उसने भी तो दृष्टि को इतने करीब से कितने दिनों बाद देखा था। दिव्यांश से रहा नहीं गया। उसने दृष्टि के माथे को चूम लिया। दृष्टि ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दिव्यांश ने थोड़ा सा दूर होकर कहा, दृष्टि माफ कर दो। अब जाकर दृष्टि अपने सेंस में वापस आई और उसने दोनों हाथ दिव्यांश के सीने पर रखकर धक्का देते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी दूर रहिए। दिव्यांश दूर तो नहीं होना चाहता था और न ही दृष्टि के अंदर इतनी ताकत थी कि वह दिव्यांश को खुद से दूर कर सके। लेकिन दिव्यांश फिलहाल दृष्टि को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वह दृष्टि से दूर हो गया। वहीं दृष्टि ने उठकर गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, जब आपने मुझे अंधी कहकर छोड़ दिया था तो अब यहाँ क्या लेने आए हैं? दिव्यांश ने कहा, दृष्टि मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक गलतफहमी के चलते मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया। दृष्टि ने गुस्से में कहा, तो क्या वह गलतफहमी दूर हो गई? पहले भी आपने एक गलतफहमी के चलते मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया और अब दोबारा से एक गलतफहमी के चलते आपने मुझे डाइवोर्स दे दिया। मान लीजिए मैं आपके मनाने से आपके साथ रह भी लूं, इसकी क्या गारंटी है कि आगे हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं आएगी? आगे से आप मुझे गलतफहमी के चक्कर में अलग नहीं करेंगे। देखिए मिस्टर रघुवंशी, मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। दिव्यांश ने दृष्टि के सामने हाथ जोड़कर कहा, दृष्टि मेरी बात तो सुनो, मैं सच कहता हूँ, अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। दृष्टि ने गुस्से में कहा, अगर आप शर्मिंदा हैं तो मेरे घर से बाहर जाकर शर्मिंदा होइए, क्योंकि आप जैसे इंसान की मेरे घर में जगह नहीं। देखिए मिस्टर रघुवंशी, अगर आप नहीं चाहते कि मैं पुलिस को कॉल करूं तो चुपचाप यहाँ से चले जाइए। दिव्यांश ने एक बार फिर दृष्टि को समझाते हुए कहा, दृष्टि जब तुम मुझे एक मौका दे सकती हो तो एक और दे दो। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, तुम्हें समझा दूंगा कि हमारे बीच क्या हुआ था। इन सब में मेरी गलती नहीं थी। मैं तो एक झूठ के चलते तुम्हें डाइवोर्स दे बैठा। माफ कर दो दृष्टि। लेकिन दृष्टि का पारा बढ़ चुका था। दृष्टि ने दिव्यांश की बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी, मुझे आपसे अब कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं। जाइए यहाँ से और दोबारा मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी में आने की कोशिश मत करना, वरना अब तो आप हमें जिंदा देख रहे हो सकता है कि हमारी लाश देखने के लिए मजबूर हो जाओ। यह सुनते ही दिव्यांश हैरानी से दृष्टि को देखने लगा, लेकिन दृष्टि गुस्से में क्या कुछ बोल रही थी उसे भी नहीं पता था। दृष्टि ने लगभग अपार्टमेंट के बाहर लाकर दिव्यांश की बाजू छोड़ दी। दृष्टि गेट बंद करती उससे पहले ही दिव्यांश के मुंह पर एक जोरदार मुक्का। दिव्यांश का चेहरा एक साइड हो गया। मुक्का इतना जोरदार था कि दिव्यांश की आंखें भी बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह जानता था यह मुक्का उसे किसी और ने नहीं बल्कि सॉरी ने मारा है। सॉरी की ही बाजू में इतनी ताकत है कि वह दिव्यांश का चेहरा एक साइड कर दे। दिव्यांश ने आंखें खोलकर सॉरी को देखकर कहा, सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दे यार। लेकिन इतने में सॉरी ने एक और पंच दिव्यांश के मुंह पर जड़ दिया। दृष्टि यह सब देख रही थी और सॉरी को रोकना भी चाहती थी, लेकिन सॉरी के गुस्से को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दिव्यांश ने फिर कहा, सॉरी मेरी बात तो सुन ले, एक बार मेरी पूरी बात सुन ले। अगर तुझे लगेगा कि मेरी गलती है तो फिर भी जी भरकर अपनी खुन्नस मुझ पर निकाल लियो। सॉरी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे रघुवंशी फैमिली में किसी भी मेंबर पर ट्रस्ट नहीं, तुझ पर भी नहीं। किस्मत ही खराब थी कि मेरी दोनों बहनें
तुम रघुवंशी ब्रदर्स के प्यार में पड़ गए। इतना कहकर शौर्य ने एक और पंच दिव्यांश को मारने के लिए उठाया, लेकिन इस बार दृष्टि ने हिम्मत करके शौर्य का हाथ पकड़ लिया और ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, छोड़ो ना भैया, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं रखना। दृष्टि को ऐसे करता हुआ देखकर दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने होठों के पास से निकले हुए खून को साफ करके कहा, देखा शौर्य, तेरी बहन अब भी मुझे प्यार करती है और मैं तेरी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ, तो खुशी खुशी मेरे साथ भेज देना। दृष्टि को गुस्सा आ गया और वह दिव्यांश के सामने जाकर बोली, मैं कोई आपसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं आपके साथ रघुवंशी मेंशन चलूंगी। बेहतर होगा कि आप हम दोनों भाई बहनों को अकेला छोड़ दे। इतना कहकर दृष्टि ने शौर्य की कलाई पकड़ी और उसे अपार्टमेंट के अंदर ले आई और दिव्यांश के मुंह पर ही गेट बंद कर दिया। दिव्यांश ने अपने चेहरे को हल्का सा रगड़ कर कहा, साले ने मुक्का तो बहुत तेज मारा है। अगर चाचू ने मना नहीं किया होता तो 2 मुक्के मैं भी मारता, पर क्या करूं, चाचू ने कहा था कि शौर्य मारेगा तो मार भी खा लेना। दिव्यांश ने शिवाय को कॉल किया। पहले तो शिवाय ने गुस्से में कॉल नहीं उठाया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने दिव्यांश का कॉल उठाकर कहा, क्या है, सोने भी नहीं देगा क्या भाई? दिन वहां है, यहाँ रात हो रही है। रात के 2 बज रहे हैं। दिव्यांश ने भी हल्के गुस्से में कहा, अबे वहां रात के 2 बज रहे हैं, यहाँ शौर्य ने मेरे चेहरे पर 12 बजा दिए। चाचू की वजह से पिट रहा, वरना शौर्य से मार नहीं खाता। शिवाय ने गुस्से में कहा, अभी तू इस कहानी में इसलिए हुआ है कि तू पिटता ही रहता है। उसने तुझे मारा और तू पिट लिया, कम से कम उसे रोकना था। दिव्यांश ने मुंह बनाकर कहा, नहीं यार, मैंने उसे रोका तो नहीं। खैर छोड़ो यह बात, अब क्या करूं? तुझे पता है आज मैंने देव के साथ बहुत खेला। वह मुझे देखकर हंस रहा था, पर मेरी किस्मत ही खराब है। पीछे उसकी माँ खड़ी थी। उस औरत ने मेरी और मेरे बेटे की खुशी देखी नहीं गई और उसने मुझे पहचान लिया। सिवाय जो कि अब तक बेड पर लेटा हुआ उसकी बात सुन रहा था। वह उठ गया। उसने अपने बैक कमर पर तकिए एडजस्ट किए और ठीक लगा कर बोला, तो भाई ऐसी हरकतें क्यों करता है? किसने कहा था नौटंकी करने के लिए? दिव्यांश गुस्से में बोला, यार तू सलाह देता है तो दे, वरना ताने तो मार मत। वैसे भी दर्द हो रहा है। तेरे साले ने कुछ ज्यादा ही तेज पंच मार दिया। एक और मार देता तो दांत टूट कर हाथ में आ जाता। शिवाय ने एटीट्यूड में कहा, भाई मैं क्यों बताऊं, तू मुझे यहाँ आर्या के सामने चौकीदार बोलकर चला गया और आर्या मुझे चौकीदार समझती है। दिव्यांश ने कहा, सांझ और शौर्य की लव स्टोरी का क्या होगा? शिवाय ने सोचा, तो लगता है शौर्य और सांझ की लव स्टोरी का भी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, मेरा खुद का कुछ नहीं हो रहा और मेरे भरोसे प्यार करके बैठ गए। भाई मेरे भरोसे मत रहो, मैं कुछ नहीं करने वाला। मुझसे अपनी वाली तो पट नहीं रही। दिव्यांश ने कहा, अच्छा यार अब तो बता दे क्या करूं? शिवाय ने कहा, करना क्या है, अब तो तू हद में दृष्टि को मना रहा था, अब जरा हद से बाहर निकल, अपनी पावर का इस्तेमाल कर। आखिर इतना बड़ा बिजनेस टाइफून है, कुछ तो अपनी पोजीशन का फायदा उठा। दिव्यांश ने पूछा, कैसे? शिवाय बोला, कॉलेज में एक अंधी लड़की पटा लेता तो तुझे इतनी दिक्कत नहीं आती, पर तू तो मेरे चाचू का सर्वगुण संपन्न बेटा है। दिव्यांश भी हल्के गुस्से में बोला, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने तो बहुत लड़कियों को डेट किया हुआ है। शिवाय ने कहा, हाँ तो शादी नहीं की तो क्या हुआ? खैर छोड़ो, अब मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। शिवाय ने दिव्यांश को बताया कि वह दृष्टि को कैसे मना सकता है। दिव्यांश ने सारी बात सुनकर कहा, यार कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? शिवाय ने कहा, तो मत कर, सेकंड ऑप्शन देता हूँ, एक झोला ले और उसके गेट के बाहर कटोरा लेकर बैठ जा। दिव्यांश ने बड़ी मासूमियत से पूछा, फिर क्या करूं? शिवाय ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा, फिर उस कटोरे को अपने हाथ पर मार ले। तेरे अंदर अक्ल है कि नहीं यार? तू सच में बिजनेस संभालता है या सारा काम पैंथर से करवाता है? दिव्यांश को अब समझ में आया कि शिवाय उससे क्या कहना चाहता था। दिव्यांश ने रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा, नहीं नहीं, शायद फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है, मैं वही कर लेता हूँ। शिवाय ने कहा, हाँ तो कर ले, मैं भी देखता हूँ मेरी छुई मुई कैसे पटेगी। इतना कहकर दोनों भाइयों ने फोन कट कर दिया। दिव्यांश ने एक बार दृष्टि के फ्लैट के गेट को छुआ और वहां से चला गया। दिव्यांश अपने अपार्टमेंट में आया तो उसने सांझ को सोफे पर उल्टा लेटकर रोते हुए देखा। दिव्यांश ने कहा, प्यार में सबकी हालत खराब है। दिव्यांश किचन में गया, उसने खुद पानी पिया, तब तक सांझ रोती ही रही। दिव्यांश सांझ के पास आया और उसने सांझ के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ? शौर्य की चाशनी? आज इतनी चाशनी क्यों टपका रही हो? दिव्यांश की आवाज सुनकर सांझ का रोना और तेज हो गया।
वहीं दिव्यांश ने तो ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, भगवान ना जाने क्या होगा हम सब का, काश सिवाय को हम पर तरस आ जाए। दिव्यांश ने फिर से सांझ के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, उठो तो बताओ तो मुझे। शौर्य से लड़ाई हुई? वैसे लड़ाई ही हुई होगी, मेरी भी हो गई। देखो उसने तो मुझे मारा भी। सांझ रोते रोते बैठ गई। उसने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश के चेहरे पर पंच का निशान दिखाई दे रहा था। सांझ ने कहा, वह है ही बदतमीज, उसके अंदर तमीज ही नहीं है, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है। आपको पता है जीजू, एक हफ्ते से मुझे लगा कि वह मुझे नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन वह तो मुझे इग्नोर कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी उसका मुंह तोड़ दूं। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं हट्टा कट्टा हूं, मैं उसका मुंह नहीं तोड़ सकता। तुम तो फिर भी फूलों से बनी हुई हो, तुम कैसे तोड़ सकती हो? सांझ गुस्से में बोली, लेकिन मैं तोड़ दूंगी जीजू। उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती, मेरे मुंह पर ही बोल रहा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। दिव्यांश ने हंसकर कहा, अरे वाह, अपनी चाशनी को ही प्यार करता है। तुमसे कहा तो था जाकर बोल दो कि तुम उसकी चाशनी हो, लेकिन तुमने जो जैसे कसम खा रखी है कि तुम सौर्य से कुछ नहीं कहोगी। सांझ ने कहा, जीजू आप लड़के हो ना, इसलिए बोल देते हो, लड़की होते तो आपको पता चलता कि कितनी हिम्मत चाहिए अपने दिल की बात बोलने के लिए। दिव्यांश ने हंसकर कहा, अच्छा अच्छा समझ गया, तुम सौर्य को अपने बारे में नहीं बताना चाहती तो फिर कमर कस लो, क्योंकि इस प्यार में रोना बहुत पड़ता है। अब मुझे ही देख लो, रोने के साथ साथ पिटकर भी आया हूँ। सांझ उठकर दिव्यांश के पास गई। उसने दिव्यांश के चेहरे की चोट देखी और फिर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर दिव्यांश की चोट पर दवा लगाने लगी। सांझ और दिव्यांश दोनों का ही मूड खराब था। वहीं शौर्य और दृष्टि दोनों ही अपने फ्लैट को साफ करने में लगे हुए थे। देव तो अपनी माँ और मामा को देख रहा था, जैसे उसने कुछ नहीं किया। अगर वह बोल सकता तो आज सारा इल्जाम अपने पापा पर डाल देता। वहीं दृष्टि काम तो कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान दिव्यांश पर था। उसकी आंखों के सामने बार बार दिव्यांश का चेहरा आ रहा था। दृष्टि को या तो पता था कि दिव्यांश बहुत हैंडसम है, लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर उसे यकीन हो गया कि वाकई दिव्यांश बहुत हैंडसम है। कहीं ना कहीं दिव्यांश की पर्सनालिटी दृष्टि को अट्रैक्ट कर रही थी। फाइनली दोनों भाई बहन ने 1 घंटे में पूरा घर साफ कर दिया। दृष्टि फिर किचन में जाकर अपने और सौर्य के लिए कुछ खाने के लिए बनाने लगी। थोड़ी देर बाद दृष्टि पुलाव बनाकर ले आई और उसने एक प्लेट सौर्य की ओर बढ़ा दी। सौर्य भी प्लेट देकर पुलाव खाने लगा। वहीं दृष्टि भी सोफे पर बैठकर पुलाव खाने लगी। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जहां दृष्टि पूरे तरीके से दिव्यांश के बारे में सोच रही थी, वहीं सौर्य भी सांझ की कही हुई बातों में फंसा हुआ था। सौर्य बहुत अच्छा था, वह सांझ का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उसकी चाशनी वापस आएगी। दोनों भाई बहन ने पुलाव खा लिया। वहीं देव अब तक सो चुका था। दृष्टि ने देव को पालने में लिटा दिया, फिर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। तभी उसकी बालकनी के सामने से एक बड़ा सा बैलून था, जिस पर लिखा हुआ था, आई लव यू दिव्यांश की दृष्टि। उस बैलून को देखकर कहीं ना कहीं दृष्टि को अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल गुस्सा आ गया और वह बालकनी से अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद ना जाने कितने बैलून दृष्टि के अपार्टमेंट के बाहर उड़ रहे थे। सौर्य की नजर जब बाहर गई तो उसकी भी आंखें हैरानी से फैल गई। अनगिनत बैलून हवा में उड़ रहे थे। किसी पर लिखा था दिव्यांश की दृष्टि, किसी पर आई लव यू, किसी पर दृष्टि तुम मेरी हो, किसी पर दिल बना हुआ था, किसी पर आई मिस यू। सौर्य ने आल बलून को देखा तो उसका गुस्सा बढ़ गया और वह खुद में ही बड़बड़ाया, साले से खुद तो कुछ होता नहीं सिवाय से हेल्प लेकर बच्चों वाली हरकतें करने लगा। सॉरी बैलून को देखता रहा, उसे गुस्सा आ रहा था। तभी दृष्टि भी पीछे से आकर उन बैलून को देखकर बोली, भैया अंदर चलो, यह पागल हो गए हैं। सौर्य ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, यह पागल नहीं हुआ, इसे सिवाय ने पागल कर दिया। दृष्टि ने हैरानी से सौर्य को देखा तो सौर्य ने कहा, हाँ और क्या, मैं सच कह रहा हूँ। सिवाय ने उसे यह उल्टे सीधे आइडिया दिए हैं, क्योंकि सिवाय के ऐसा करने से लड़कियां जल्दी मान जाती हैं। सिवाय ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। कहीं ना कहीं दृष्टि दिव्यांश को लेकर फील कर रही थी, फिर भी उसने सौर्य के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उस पर भी असर हो रहा था। थोड़ी देर बाद अपार्टमेंट के ग्राउंड में म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया। सौर्य और दृष्टि की नजर वहां गई तो वहां पर दिव्यांश और सांझ बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। दिव्यांश के हाथ में माइक था और वह गाना गा रहा था। दिव्यांश सच में कोई कॉलेज बॉय लग रहा था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा था। दिव्यांश को देखता तो कोई नहीं कह सकता था कि यह एक फेमस बिजनेस टाइकून है, लेकिन दिव्यांश ने भी दृष्टि को मनाने के लिए अपने सारे सेंस को साइड में रख दिया था। दिव्यांश ने माइक को पकड़ा और दृष्टि की ओर देखकर गाना गुनगुनाने लगा।
तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है? वह देखो, मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। ना जाने किस कसूर की दी है मुझे सजा। दिव्यांश का गाना सुनकर दृष्टि और शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन दोनों ही हंसना नहीं चाहते थे क्योंकि दिव्यांश ने बहुत ही पुराना गाना गाया था। वहीं सांझ का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। शौर्य दूर से ही सबको देख रहा था और सांझ को ऐसे लोट-पोट हंसता हुआ देखकर शौर्य के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी बड़ी हो गई और खुद में ही बड़बड़ाया, लगता है या दोनों पागल हो गए हैं। दिव्यांश ने सांझ को देखा तो अपना गाना रोक दिया और गुस्से में सांझ को देखने लगा। सांझ का हंस-हंस कर अभी भी बुरा हाल था। वहीं दिव्यांश को देखकर हंसते हुए बोली, जीजू, इससे पुराना गाना नहीं मिला? दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, यह गाना भी मैंने यूट्यूब से निकाला है और याद भी किया है, और अब तुम कह रही हो यह पुराना गाना है? इतना कहकर दिव्यांश सांझ के पीछे पीछे भागने लगा। वहीं सांझ तो पूरे अपार्टमेंट के ग्राउंड में चक्कर काट रही थी और फाइनली सांझ एक जगह रुक कर हाथ दिखाकर दिव्यांश को रोकते हुए बोली, रुकिए जीजू, मुझे मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी जी चाचू कहते हैं लड़कियों को मारना नहीं चाहिए। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बढ़िया एडवाइस देती हूँ, जो मैं कहूँगी वह गाना शायद आपका काम बन जाए। दिव्यांश रुक गया और उसने सांझ की ओर देखकर कहा, मेरा काम तो बन जाएगा और तुम्हारे काम का क्या? सांझ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मेरा काम तो वैसे भी नहीं बनने वाला। इतना कहकर सांझ की आंखों में से एक आंसू बह गया जिसमें सिवाय दर्द के कुछ नहीं था। फिर उसने हंसकर कहा, मैं आपको गाना बताती हूँ। सांझ ने दिव्यांश को गाना बता दिया। दिव्यांश ने फिर से माइक पकड़ा और दृष्टि की ओर देखकर गाना गाया। दिव्यांश जैसे जैसे गाना गा रहा था, दृष्टि का दिल पिघल रहा था। वहीं हंसी तो शौर्य को भी आ रही थी क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में पहली बार दिव्यांश की ऐसी नौटंकी देखी थी। वरना वह तो हमेशा ही सिंसियर की कैटेगरी में आता था। कहीं न कहीं और सिवाय पर भी प्राउड फील कर रहा था कि उसने अपने भाई को अपने जैसा बना दिया। फाइनल इतने सारे सीन क्रिएट करने के बाद भी शौर्य और सांझ फ्लैट से उतर कर नीचे नहीं आए। वहीं दिव्यांश और सांझ ने मुंह लटकाकर एक दूसरे को देखकर बोले, आइडिया तो काम नहीं कर रहा। दिव्यांश को लग रहा था कि उसका एफर्ट फेल हो गया, जबकि उसके इसी एफर्ट से कहीं न कहीं दृष्टि इम्प्रेस हो रही थी। उसे भी लग रहा था कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून उसके पीछे यहाँ तक आ गया और अब किसी कॉलेज बॉय की तरह उसे मनाने के लिए एफर्ट भी लगा रहा है। लेकिन दृष्टि का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। रात का वक्त दिव्यांश और सांझ अपने फ्लैट में बैठे हुए थे। आज दोनों ने ही बहुत मेहनत की थी, लेकिन दोनों की ही मेहनत लगभग खराब हो गई थी। दिव्यांश ने कहा, सिवाय का आइडिया तो काम नहीं किया, अब क्या करें? सांझ ने कहा, मुझे नहीं पता, आप फिर से सिवाय को कॉल करो, शायद वही कुछ बता दे। वहीं शौर्य आज अपने अपार्टमेंट से निकल कर कहीं जा रहा था। शायद उसके किसी दोस्त ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। शौर्य एक सुनसान सी सड़क पे खड़ा हुआ अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था और तभी वहां 4-5 आदमी आ गए। उन आदमियों को देखकर शौर्य को समझते देर नहीं लगी कि वह किसी गैंग का हिस्सा बन चुका है। एक आदमी में से एक आदमी ने कहा, यही शौर्य है, इसे ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उनमें से एक आदमी ने गन निकाली और शौर्य को पॉइंट कर दिया था। उससे पहले ही शौर्य ने घुमाकर लात उसके हाथ पर मारी। गन साइड में जाकर गिर गई। शौर्य फाइटिंग मोड में आ गया। उनमें से एक लड़का बोला, या ऐसे नहीं मानेगा। इतना कहकर वह चारों लड़के शौर्य से फाइट करने लगे। वहीं शौर्य चारों लड़कों से फाइट तो कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उन चारों लड़कों के आगे वह कमजोर पड़ रहा था। फिर भी लड़ तो ताकत के साथ रहा था। तभी एक लड़के ने शौर्य के जबड़े पर एक पंच मारा और शौर्य का चेहरा एक साइड हो गया। शौर्य 2 कदम पीछे हट गया। तभी दूसरे लड़के ने गाड़ी में पड़ी हुई गन को उठा लिया और शौर्य पर पॉइंट करके कहा, बहुत हाथ चलते हैं, एक ही शूट में मर जाएगा। इतना कहकर वह चलाने को ही हुआ, लेकिन तभी उसके मुंह पर एक पंच आकर लगा। उसी लड़के ने देखा तो वहां दिव्यांश खड़ा था। दिव्यांश भी फाइटिंग मोड पर आकर बोला, चलो देखते हैं कौन मरता है। दिव्यांश का सपोर्ट पाकर शौर्य भी फिर से फाइटिंग मोड में आ गया। दिव्यांश ने उन चारों लड़कों को तसल्ली से मारा, तब तक मारते रहे जब तक हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगने लगे। लेकिन दिव्यांश मारने वालों में से नहीं था। दिव्यांश ने पुलिस को कॉल किया और तभी वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने उन चारों लड़कों को अरेस्ट कर लिया। दिव्यांश फिर एक पुलिस वाले के पास गया जो इंडियन था। दिव्यांश ने उस पुलिस वाले को देखकर कहा, यह चारों जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। जितना पैसा
चाहिए मैं दे दूंगा। और पता करके बताओ सौर्य पर किसने अटैक करवाया, इन्हें किसने पैसे दिए। सौर्य को मारने के लिए पुलिस वाले ने हाँ में गर्दन हिलाई और उन चारों लड़कों को लेकर वहां से चला गया। वहीं दिव्यांश सौर्य के पास आया और उसके कंधे पर लगी हुई मिट्टी को झाड़ते हुए बोला, कौन हो सकते हैं यह लोग? दिव्यांश ने कहा, शायद रणविजय सिंह राणा के आदमी या शायद कोई नया दुश्मन। खैर, हमें पता करके बता देंगे। थोड़ी देर बाद वहां एक गाड़ी आ गई। शौर्य और दिव्यांश उस गाड़ी में बैठकर और दोनों ही अपार्टमेंट की ओर चले गए। इंडिया रजावत हाउस। वरदान को जब पता चला कि शौर्य पर अटैक हुआ तो उसकी भौहें तन गई। उसे गुस्सा आने लगा और वरदान ने डैनी को देखकर कहा, मैं थोड़ा सा शरीफ क्या हुआ, दुनिया बदमाश हो गई। सबको लगता है कि मैं माफिया वर्ड से दूर हो गया तो कमजोर हो गया हूँ। वरदान ने कहा, डैनी अमेरिका जाने की तैयारी करो। जरा देखूं तो किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने मेरे बेटे शौर्य को हाथ लगाया। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। वंशिका उन दोनों के पास आकर बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वरदान ने कहा, मैं वहां घूमने नहीं जा रहा। शौर्य पर जिसने अटैक किया है उसे सबक सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं घूमने जाऊंगी, अपने बच्चों से मिलने जाऊंगी। देव को देखे हुए आंखें तरस गई। मुझे भी लेकर चलें, और अगर नहीं लेकर जा सकते हो तो भूल जाइए कि मैं इस घर में रहूंगी, क्योंकि मेरी तो कोई कदर ही नहीं। मैं कुछ भी कहती हूँ उसका उल्टा ही करते हैं। सारी जिंदगी मैंने आपसे आज पहली बार कहा कि मुझे भी अपने साथ ले जाइए, और आप हैं कि लेकर ही नहीं जा रहे। वंशिका बड़बड़ाती रही। सच तो यह था कि वंशिका को शौर्य और दृष्टि और देव की बहुत याद आती थी, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन आज जब उसे अमेरिका जाने का मौका मिला तो वह उस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने वरदान से साफ साफ कह दिया। वरदान ने कहा, वंशिका समझने की कोशिश करो, अब वापस आऊंगा तो दोनों भाई बहन को लेकर आऊंगा। मैं शौर्य की जिंदगी से रिस्क नहीं ले सकता। वंशिका जिद करते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं साथ में चलूंगी। अब एक और मिनट अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मैं अभी आर्या से कहती हूँ, वह अपनी तैयारी कर लेगी। वरदान ने सिर पर हाथ मारकर कहा, अब तुम आर्या को भी लेकर चलोगी? वंशिका ने कहा, तो आर्या को किसके भरोसे छोड़ दे? देखो रजावत साहब, अब मैं अपने किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। वरदान अब तो वंशिका की जिद के आगे हारने लगा और वरदान ने कहा, ठीक है, जाओ फिर माँ बेटी अपनी तैयारी कर लो, हम कल ही अमेरिका के लिए निकलेंगे। वरदान ने दोनों को देखकर कहा, तुम रजावत हाउस में ही रहोगे? दोनों ने गर्दन हिला दी। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। वरदान आज अमेरिका जा रहा था, इसलिए वह बिजनेस डील के सिलसिले में हर्षवर्धन से मिलने रघुवंशी इंडस्ट्रीज आया था। हर्षवर्धन और वरदान दोनों ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए बात कर रहे थे। वरदान आज अपना सारा काम खत्म कर लेना चाहता था, इसलिए वह हर्षवर्धन से मिलने आया था। और तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला और शिवाय तिलमिलाता हुआ अंदर आया और वरदान को देखकर बोला, पापा आप अमेरिका जा रहे हैं? वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय गुस्से में बोला, हाँ तो जाइए ना, मेरी छुईमुई को लेकर क्यों जा रहे हो? वरदान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं लेकर जा रहा, तुम्हारी माँ लेकर जा रही है। शिवाय गुस्से में बोला, जो भी हो आप मेरी छुईमुई को लेकर मत जाइए। आप जाइए ना, माँ के साथ खेलिए, घूमिए फिर या शौर्य से गप्पे लड़ाइए, लेकिन इस सब के बीच में मेरी छुईमुई को क्यों ले रहे हैं? शिवाय वरदान पर लगभग भड़क रहा था। उस गुस्से में शिवाय का प्यार सबको दिखाई दे रहा था। शिवाय नहीं चाहता था कि छुई मुई अमेरिका चली जाए। शिवाय ने ध्यान ही नहीं दिया कि कॉन्फ्रेंस रूम में वरदान और हर्षवर्धन के साथ साथ राजवीर, विराज और पैंथर भी बैठे हुए हैं। वह तीनों शिवाय को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। शिवाय ने तीनों को देखकर कहा, ज्यादा दांत मत दिखाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह हंसी में सूज समेत तुम्हें वापस कर दूं। शिवाय ने फिर से वरदान को देखकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप भी छुईमुई को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे? वरदान ने कहा, यहाँ अकेली रहेगी, तुम जानते हो हमारे दुश्मन चारों ओर फैले हुए हैं। मैं आर्या को लेकर रिस्क नहीं ले सकता। आर्या को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। शिवाय हाथ बांधकर बोला, उसे रघुवंशी मेंशन में छोड़ दीजिए। वरदान बोला, किसके भरोसे छोड़ दूं? वह तो रघुवंशी मेंशन के नाम से ही भड़कती है। जब से उसने तुम्हें गुंडों को मारते हुए देखा तब से वह विराज से भी बात नहीं कर रही, और तुम कह रहे हो रघुवंशी मेंशन छोड़ दूं? पॉसिबल ही नहीं है, वह नहीं मानेगी। शिवाय ने अब दूसरा पैंतरा आजमाते हुए कहा, इसे कहते हैं एहसान फरामोश होना। मैंने आपको माँ से मिलवाया, याद है कैसे हम चारों सर्जिकल स्ट्राइक पर गए थे? शिवाय ने फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, चाचू ने भी हमें कितना डांटा था, फिर भी हम आपके लिए अपनी जान पर खेलकर माँ को लेकर आए, और अब आप तो मुझे ऐसे किनारा कर रहे हैं जैसे मैं सच में रघुवंशी मेंशन का ड्राइवर हूँ। अब तो विराज, राजवीर और पैंथर की हंसी नहीं रुकी। तीनों ही जोर जोर से हंसने लगे। वह तीनों जितना शिवाय को देखकर हंसते, शिवाय का गुस्सा उतना ही बढ़ता।
शिवाय ने एक फाइल उठाकर विराज की ओर फेंकते हुए कहा, विराज ज्यादा दांत मत दिखा, सच कहता हूँ जिंदगी भर वीरा को तेरे आसपास नहीं भटकने दूंगा। यह सुनते ही विराज की मुस्कुराहट तो बंद हो गई, लेकिन राजवीर और पैंथर का क्या, वह तो अब भी हंस रहे थे। शिवाय ने फिर राजवीर की ओर देखकर कहा, राजवीर बस कर दे, वरना एक फोन घुमाऊंगा रूही को तेरा जीना हराम कर देगी। वैसे भी इतना तो मैं जानता हूं कि उसने तेरा आधा जीना हराम तो कर दिया होगा। इस पर राजवीर ने बिना सोचे समझे कहा, अरे नहीं, रूही तो बहुत अच्छी है, मैं छींक भी देता हूं तो उसे घबराहट हो जाती है, वह मेरा जीना हराम नहीं करती। यह सुनते ही हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखा। वहीं राजवीर को अब समझ आया कि उसने फ्लो फ्लो में रूही की तारीफ कर दी, जिसे सुनने के लिए पूरी रघुवंशी फैमिली तरस रही थी। हर्षवर्धन राजवीर की आंखों में देख रहा था, जैसे पूछना चाहता हो कि तेरे और रूही के बीच में सब कुछ ठीक है। वहीं राजवीर हर्षवर्धन के इस जवाब से बचने के लिए नजरें इधर उधर करने लगा। वहीं शिवाय ने फिर से बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं पता आप आर्या को अमेरिका लेकर नहीं जाएंगे, वरना मैं भी अमेरिका चलूंगा। इतना कहकर शिवाय वहां से जाने लगा, लेकिन फिर भी कुछ सोच कर रुक गया और वरदान के सामने आकर बोला, पापा मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप उसे लेकर गए तो मैं भी अमेरिका जाऊंगा, और आप जानते हैं मैं जो कहता हूँ मैं वह करता हूँ। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। वहीं वरदान ने तो अपना चेहरा टेबल पर रख लिया, क्योंकि वह जानता था शिवाय कोई धमकी नहीं देता। अगर शिवाय भी अमेरिका गया तो फिर बहुत ज्यादा बवाल मचने वाला था। राजस्थान एयरपोर्ट वरदान, वंशिका, आर्या तीनों ही एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। तीनों ही अपनी फ्लाइट अनाउंस होने का वेट कर रहे थे। आर्या तो बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि वह आज पहली बार इंडिया से बाहर जा रही थी, और सबसे बड़ी बात, वह शौर्य और दृष्टि से भी मिलने वाली थी। वैसे तो आर्या को शौर्य और दृष्टि के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था, बस उसने वंशिका के मुंह से ही सुना था कि उसका एक भाई और बहन भी है। यही सब सोच सोच कर आर्या बहुत खुश हो रही थी। तभी वहां हर्षवर्धन और शिवाय आ गए। हर्षवर्धन ने वरदान से हैंडशेक किया, फिर दोनों बातें करने लगे। वहीं शिवाय तो हाथ बांध कर आर्या को एक निहार रहा था। आर्या जानती थी कि शिवाय उसे देख रहा है, इसलिए वह चुपचाप वंशिका के पीछे जाकर छुप गई। फिर मन ही मन बोली, या बॉडीगार्ड कितना बेशरम है, कभी कभी तो मन करता है इसकी शिकायत पापा से कर दूं। फिर सोचती हूँ कि दोनों फैमिली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। चाचू तो कितने अच्छे हैं, और यह शिवाय कितना गंदा है, ऐसे घूरता है। थोड़ी देर बाद वरदान की फ्लाइट अनाउंस हो गई और तीनों ही अंदर जाने लगे। शिवाय ने मुस्कुराकर हर्षवर्धन को देखा और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। हर्षवर्धन ने कहा, पेशेंस रखो, आती ही होगी। थोड़ी देर बाद आर्या और वरदान दोनों ही बाहर की तरफ आए। आर्या का मुंह देखकर शिवाय को हंसी आ गई। वरदान आर्या को लेकर हर्षवर्धन के पास आया और बोला, मिस्टर रघुवंशी, एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहा हूँ, प्लीज मेरी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल कर रखना। आर्या के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, जिस वजह से यह अमेरिका नहीं जा पाएगी, प्लीज आप इसे अपने साथ ले जाइए। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं आर्या के चेहरे पर आंसू लुढ़कने लगे। हर्षवर्धन से आर्या का रोना देखा नहीं गया, तो उसने प्यार से कहा, आर्या ऐसे बच्चों की तरह नहीं करते, तुम्हारे पापा का जाना सच में जरूरी है, वरना तुम्हें छोड़कर नहीं जाते। आर्या बच्चों की तरह रोती हुई बोली, लेकिन चाचू मुझे भी जाना था। आर्या ने फिर वरदान की तरफ देखकर कहा, पापा आपके पास इतना सारा पैसा है, आपने मेरे सारे डॉक्यूमेंट टाइम से रेडी क्यों नहीं करवाए? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वरदान ने आर्या के माथे को चूम कर कहा, बच्चा इतना नहीं रोते, मैं हूं ना, कुछ ही हफ्तों में वापस आ जाएंगे, तुम तब तक रघुवंशी मेंशन में रह लो, तुम्हारे चाचू है ना, तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। हर्षवर्धन ने भी वरदान की बातों को बढ़ावा देते हुए कहा, हाँ आर्या, वहाँ सब है, विराज है, पैंथर है और शिवाय भी है। यह सुनकर तो आर्या का रोना और ज्यादा तेज हो गया, उसे तो शिवाय से डर लगने लगा था। वहीं शिवाय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे अब आर्या को पटाने का मौका जो मिल रहा था। आर्या थोड़ा तो रोई, लेकिन फिर उसने अपने पापा को बाय कह दिया। वरदान ने अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखकर कहा, आर्या, कभी कभी जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, तुम देखना, तुम इसमें तुम्हारी भलाई जुड़ी हुई है। इतना कहकर वह चले गए। वहीं अंदर वंशिका भी वरदान को गुस्से में घूर रही थी। वरदान ने मन ही मन खुद से कहा, मैं कहाँ इन माँ बेटी के बीच में फंस गया, एक को चुप करो तो एक गुस्सा हो जाती है। थोड़ी देर बाद वरदान और वंशिका दोनों फ्लाइट में बैठे हुए थे। वरदान ने कहा, अब तुमने क्यों मुंह बना रखा है? वंशिका ने कहा, आपने आर्या से झूठ क्यों बोला, वह हमारे साथ क्यों नहीं आई?
गई। वरदान ने कहा, वंशिका तुम क्या चाहती हो? सिवाय बस आर्या को दूर से ही देखता रहे, कभी उसके दिल में अपने लिए जगह ना बनाए। या मत भूलो, हम तीनों अगर एक साथ हैं तो वह सिवाय की वजह से हैं। सिवाय नहीं होता तो मैं तुम्हें ढूंढता ही रहता। सिवाय नहीं होता तो हमारी बेटी पागल होकर मर चुकी होती। सिवाय नहीं होता तो तुम यहाँ मेरे पास नहीं होती। उस लड़के ने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे गर्व है कि मुझे सिवाय जैसा जमाई मिला। वंशिका ने हल्के गुस्से में कहा। लेकिन मेरी बेटी, उसे तो कुछ भी याद नहीं। मैं आपसे यह नहीं कह रही कि सिवाय अच्छा नहीं है, सिवाय अच्छा है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं। ऐसा ना हो कि वह सिवाय को गलत समझ ले। वरदान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्या सिवाय को गलत नहीं समझेगी। सिवाय को कोई गलत नहीं समझ सकता। सिवाय की पर्सनालिटी ही ऐसी है। वहीं सिवाय खुश होकर ड्राइव कर रहा था। हर्षवर्धन उसके बराबर में बैठा था और आर्या एक सीट पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। आर्या के जितने आंसू टपकते, सिवाय की मुस्कुराहट उतनी ही बड़ी होती। आखिर उसकी छुई मुई अमेरिका नहीं गई। वहीं हर्षवर्धन ने भी ना में गर्दन हिलाते हुए खुद में ही बड़बड़ाया, या सिवाय नहीं सुधरेगा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन आर्या से कहा, आर्या प्लीज रोना बंद करो। बच्चा देखो वहां पीहू है, तुम्हारा मन लग जाएगा। आर्या ने अपने आंसू पोंछकर कहा, चाचू मैं रघुवंशी मेंशन नहीं जाना चाहती, मुझे आप रजावत हाउस ही छोड़ दीजिए। हर्षवर्धन ने कहा, लेकिन आर्या तुम्हारे पापा ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, मैं तुम्हें रजावत हाउस नहीं छोड़ सकता। वैसे भी तुम्हारा उस घर में अकेले रहना ठीक नहीं। उस घर में तो बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं, हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। आर्या ने कहा, लेकिन डैनी तो है ना, उस पर तो पापा भी यकीन करते हैं। मैं उसके साथ सिक्योर रहूंगी। आप बस मुझे रघुवंशी मेंशन लेकर मत जाइए, मुझे रजावत हाउस ही जाना है। सिवाय ने मिरर में आर्या को देखा। आर्या भी फ्रंट मिरर में सिवाय को देख रही थी। जहां आर्या को लग रहा था कि वह सिवाय से दूर रह लेगी, वहीं सिवाय तो मन ही मन कुछ और ही डिसाइड कर चुका था। सिवाय ने फिर हर्षवर्धन की ओर देख कर कहा, हाँ तो चाचू गाड़ी कहाँ रोकनी है? हर्षवर्धन ने कहा, आर्या अभी परेशान है, तुम इसे रजावत हाउस ही छोड़ दो। जब इसका मूड ठीक होगा तो रघुवंशी मेंशन बुला लेंगे। यह सुनते ही आर्या के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी सी बड़ी हुई और उसने अपने आंसू पोंछ लिए, जैसे उसने सिवाय को हरा दिया। लेकिन सिवाय वह हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रुकी। आर्या गाड़ी से उतरी, हर्षवर्धन भी गाड़ी से उतर गया और सिवाय भी। आर्या ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अच्छा चाचू बाय, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी और आर्या अपने घर के अंदर जाने लगी। तभी हर्षवर्धन ने सिवाय को देखा और सिवाय ने आंख मारते हुए इशारा किया। हर्षवर्धन ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, सिवाय तुम आज से यहीं रहोगे। जब तक रजावत साहब इंडिया वापस नहीं आ जाते तब तक तुम आर्या के पास ही रहोगे। मैं आर्या को लेकर रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए तुम भी अंदर चले जाओ। जब तक रजावत साहब नहीं आते तब तक तुम ही आर्या के बॉडीगार्ड हो। सिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन आर्या, उसके चेहरे पर फिर से रोना आ गया। सिवाय थोड़ा सा आर्या के करीब आया तो आर्या थोड़ा सा पीछे हट गई। सिवाय थोड़ा सा और करीब आया, आर्या थोड़ा सा और पीछे हट गई। हिम्मत करके सिवाय को पॉइंट करके कहा, देखो सर, प्लीज मुझसे दूर रहना। सिवाय ने कहा, हाँ बिल्कुल मैम, आपसे दूर रहूंगा, लेकिन अंदर चलें, बाहर थोड़ी ठंड है। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और दोनों अंदर आ गए। दोनों अंदर आए तो डैनी सोफे पर बैठा हुआ था। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।